उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता। याद होना चाहिए आपको पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 वीडियो में बहुभुजों की समरूपता के बारे में बताए थे। तो त्रिभुज भी एक तरह का बहुभुज ही होता है, लेकिन इसके कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा वाला बहुभुज होता है। तो परिभाषा में कोई चेंज नहीं आया है, वही परिभाषा होगी, बस यहाँ पे बहुभुज की जगह त्रिभुज आ जाएगा। तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर हो, तथा दूसरा है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो। तो जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे हम लोग 2 त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक ये त्रिभुज हुआ और एक ये दूसरा त्रिभुज हुआ। तो दोनों को समरूप होने के लिए मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और ये है आपका पी क्यू आर। तो समरूप होने के लिए क्या क्या होने चाहिए? तो इसके संगत कोण बराबर होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये समरूप होने के लिए इसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल ए किसके संगत हो जाएगा? एंगल पी के, ये बराबर होना चाहिए। एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के। तथा दूसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए कि उनकी संगत भुजाएं जो है ना एक ही अनुपात में हो, यानी कहने का मतलब कि ए बी बटा पी क्यू बराबर हो बी सी बटा क्यू आर और बराबर हो ए सी बटा पी आर। तो देख रहे हैं ना, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हैं। तो ये जब दोनों कंडीशन होंगे तभी वो त्रिभुज समरूप होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रमेय से शुरुआत करते हैं। प्रमेय है आपका 6.1 एनसीईआरटी का, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, इसको शॉर्ट में कहा जाता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो देखिए प्रमेय क्या है और इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, और ये एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, ये एकदम आता ही है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसके यही आपको साबित करना है। क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का पहले हम यहाँ नाम लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। ये है शीर्ष ए, ये है बी और ये है सी। आगे क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं भुजा बीसी के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है। भुजा बीसी के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए, है ना, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हुए, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है डी और यहाँ पे ई, है ना, और इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए हम एक रेखा खींच रहे हैं। कौन सी? डी ई खींच रहे हैं, ठीक है, एक डी ई रेखा खींच रहे हैं। ये डी रेखा हो गई। अब क्या कह रहा है, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। कौन सी अन्य 2 भुजाओं को? है ना, ए बी को और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो सब कुछ ना आपको यहीं से देखना होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी से आपको पकड़ना होता है, फिगर भी बनाना होता है, लिखना भी होता है, सारा काम इसी से करना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि एक तो त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ना। फिर उसके बाद क्या है कि डी तथा ई क्रमशः क्रमशः भुजा किस पे है? ए बी तथा तथा ए सी पर स्थित स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु है। और क्या दिया है कि समांतर खींच रहा है ना, क्या दिया है कि डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है
कि तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, कि ये भुजा और ये भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको साबित करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर में होगा ए ई बट्टा ई सी। समझिए, ये आपको साबित करना है। तो चलिए फिर से एक बार इसको समझा जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज हो गया, हम मान लेते हैं भुजा बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। मतलब कि भुजा बीसी के समांतर ये जो डी खींचा गया है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, खींचा गया है रेखा। तो ये आपको दिखाना है कि ये जो रेखा खींची जा रही है ये तीसरी है ना, अन्य दो भुजाओं को यानी कि ए बी को और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, अब सिद्ध करने से पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा, रचना खींचना होगा। तो रचना में देखिए क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले रचना में लिखेंगे कि डी एम लंब ए ई तथा ई एन लंब ए डी खींचे। चलिए, तो पहले फटाफट ये लंब खींचिए। तो जो जो हम आपको बोले हैं कौन कौन सा है, तो डी एम है और वो ए ई पे लंब है, और फिर क्या खींचना है, ई एन है जो आपका किस पे लंब है, ए डी पर लंब है। देख लीजिए ध्यान से, डी एम यहाँ होगा, ठीक है, ये एम बिंदु होगा जो लंब है किस पे, इसका नाम थोड़ा रेड कलर से कर देते हैं। चलिए, डी एम लंब है ए ई पर। अच्छा, ई एन, यहाँ पे ई एन होगा ना जो लंब है किस पे, ए डी पर। ठीक है, इतना खींचे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब एक और काम इसमें करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि डीसी तथा ईबी को मिलाया, ईबी को मिलाया। ठीक है, अब देखिए डीसी और ईबी कौन कौन से हैं, तो ये रहा डीसी है ना, और ये रहा ईबी है ना यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मिला है। अब ये जितना भी काम किए सब तो रचना है ना, तो सबको डॉटेड कर दीजिए। ठीक है, आप डॉटेड ही खींचिएगा। ठीक है, हम अब स्केल से तो है नहीं कि हम डॉटेड यहाँ खींचेंगे। ठीक है, पहले डार्क खींचिए फिर बाद में डॉटेड कर दे रहे हैं। तो आप हमेशा इसको, रचना है ना इसलिए इसको कैसे खींचेंगे, डॉटेड ही खींचेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये खुद से आप क्या क्या खींचे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण। देखिए, जो लिखने का तरीका है ना, ये लिखने का तरीका एकदम बेहतर इसी तरह से रखिएगा, क्योंकि लिखने का तरीका आप गड़बड़ किए तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, और आपको मार्क्स भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो मार्क्स अच्छा होने के लिए आप फिगर यहाँ बनेगा, इसके जस्ट बगल में दिया है लिखिएगा, सिद्ध करना है, रचना जो भी करे वो लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ लिखिएगा प्रमाण। ठीक है, अच्छा याद होना चाहिए आपको, हम पढ़ा चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप वो तो जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 है ना, आधार और गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये आप तो फॉर्मूला जानते हैं। ये इसलिए यहाँ लिखे हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग इसमें बहुत बार करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो आप कहिएगा सर 1/2, अगर आप आधार मान लेते हैं ए डी, आधार मान लेते हैं ए डी, तो लंब क्या हो जाएगा, ई एन ना लंब होगा। ध्यान से देखिए, 1/2 आधार अगर ए डी माने तो लंब आपका ई एन होगा, यही ना होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी के बारे में, डी ई बी के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, चलिए समझिए, हम लोग चलते हैं क्लास 8 में। याद होना चाहिए आपको, पढ़ाए हुए होंगे आपके टीचर, ऐसा तो जरूर बताए होंगे कि एक मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी और इसका क्षेत्रफल निकालना है, और आपके पास क्वेश्चन में यहाँ इसका एक बाह्य लंब दिया है, यह बाहर से लंब दिया है। ठीक है, यह एक बाह्य लंब दिया है, इस लंब का कुछ नाम मान लेंगे। पहले इसको डॉटेड कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। चलिए, ये बाहर से लंब दिया है। वास्तव में इस फिगर में ये आपका ए बी सी ही त्रिभुज है, और एक बाह्य लंब हम लोग यहाँ खींच लिए। ठीक है, ये बाह्य लंब हम लोग ए डी यहाँ खींच लिए। समझ रहे ना। अब देखिए, अगर इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला आप यूज करिएगा, 1/2 आधार की जगह बी सी ही यूज करिएगा, और शीर्ष लंब हम बाहर का भी कोई भी लंब ले सकते हैं।
ठीक है, 1/2 आधार और ऊंचाई के जगह पे हम बाह्य लंब भी ले सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं, इसीलिए आपको ये समझाया है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये देखिए रियल आपका फिगर है ABC, लेकिन बाहर का लंब कोई अगर बाह्य लंब आपको पता है तो उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि BC और लंब आप AD ले सकते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट के साथ यहाँ DEB का हम लोग क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो 1/2 अगर हम आधार DB ले लें, आधार हम लोग यहाँ पे DB ले लें और इसमें तो लंब आपको कोई दिख नहीं रहा है, तो ये बाह्य लंब है कि नहीं EN, तो हम लोग यहाँ से बाह्य लंब EN ले सकते हैं कि नहीं, समझ गए ना, इसीलिए आपको समझा है। आधार ये हो गया और बाह्य लंब आपका EN हो जाएगा। तो अब एक दूसरे से इसमें भाग कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं भाग देने पर, भाग देने पर। तो भाग देने पर यहाँ से आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, देख रहे ना, इसमें से भाग दे रहे, तो बराबर में हो जाएगा आपका 1/2 आधार के जगह पे 1/2 AD गुना EN और बटा में ये होगा 1/2 DB और गुना में EN। ठीक है, चलिए यहाँ से 1/2 गया, EN गया, यानी कि यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, है ना, बराबर में क्या आ जाएगा AD और बटा में DB। देखिए हम लोग पहुंचते जा रहे हैं हल के तरफ, देखिए AD बटा DB निकाल लिए, अब उस तरफ चलेंगे AE बटा इसी के क्रम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये इस फिगर से इस फिगर का कोई वास्ता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिया गया है। ठीक है, इसका इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिया गया है। इस फिगर को आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, रफ में आप बनाएंगे समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी प्रकार, चलिए फिर से दोबारा देखेंगे, इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बारे में। तो 1/2 आपकी बार आधार हम लोग AE मान लेते हैं, अगर AE आधार लीजिएगा तो ये DM लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की बात करें, DEC की बात करें तो 1/2 आधार आपका हो जाएगा EC, है ना, EC और बाह्य लंब ले सकते हैं ना ये DM। चलिए ठीक है, अब फिर भाग देने पर इसमें से भाग दे देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, बराबर 1/2 AE गुना में DM फिर बटा में 1/2 EC गुना में DM, यहाँ DM कट गया, 1/2 कट गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर आ गया AE बटा में EC। ये आपका समीकरण 2 रहा। देखिए यहाँ आ गया समीकरण में AD बटा DB और यहाँ आ गया AE बटा EC, AD बटा DB और AE बटा EC। तो इन दोनों को हमें बराबर ना दिखाना है, तो क्या इधर वाले दोनों के LHS बराबर है? तो देखिए तो यहाँ है ADE और यहाँ भी है ADE, ऊपर वाला तो सेम मिलेगा। अब नीचे वाले में देखते हैं DEB है, ये DEB है और ये है आपका DEC, तो यहाँ तो गड़बड़ है, ऊपर वाला तो सेम है, यानी कि अगर हम नीचे वाले दोनों को बराबर दिखा दे तो इन दोनों के आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यानी कि DEB और DEC का क्षेत्रफल अगर बराबर आ गया तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए, आपको नियम बताया गया था कि एक ही, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है।
बराबर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए इन दोनों का आधार जो है डी है, देख लीजिए DEB कहिए या DEC कहिए, दोनों का आधार डी है कि नहीं, और ये दोनों एक ही समांतर है, DE समांतर BC के बीच में है, दोनों एक ही समांतर के बीच में है और दोनों का आधार एक ही है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो अब यहाँ से ये दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर हो गए ना, DEB और DEC के बराबर हो गए और ऊपर वाला बराबर ही है, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से AD बट्टा DB बराबर में AE बट्टा EC। तो ये आपका प्रमाणित हो गया, ठीक है, यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया, ये आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और भी रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कुछ अन्य तथ्य लिख देते हैं या कुछ अन्य प्रमाण लिख देते हैं, ठीक है, कुछ अन्य प्रमाण। समझिए यहाँ से हम लोग चाहें तो इस अनुपात को पलट के भी ले सकते हैं, यानी कि DB बटा AD बराबर कह सकते हैं EC बटा AE, है ना, अनुपात पलट भी सकते हैं। अच्छा, और क्या ले सकते हैं, दूसरा हम ऐसे भी ले सकते हैं कि AD बटा AC, ध्यान से देखिएगा, AD और बटा में AD बटा AB, AD बटा AB और बराबर ले सकते हैं AE बटा में AC, ठीक है, AE बटा AC, मतलब इधर जो अनुपात लेंगे ना उधर भी वही अनुपात लेना होगा। अच्छा, ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग कि DB है ना, और बटा में DB को सही कर देते हैं, DB और बटा में लिख दें हम लोग AB, ठीक है, और बराबर लिख दें इधर EC और बटा में AC, ये भी अनुपात ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इधर जो अनुपात लेंगे उधर भी वही अनुपात आप ले सकते हैं। चाहे तो हम इसको आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो पहला तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये इसी को पलट देंगे दोनों को, तो ये आ गया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड कैसे लाएंगे, AD बटा AB कैसे लाएंगे, ठीक है, इसको समझिए। हम लोग पहले साबित कर चुके हैं, ऊपर याद होना चाहिए, आप साबित कर चुके हैं AD बटा DB बराबर में EC और बटा AC बटा एक मिनट, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC, ये हम लोग साबित कर चुके हैं, ठीक है, इसको साबित कर चुके हैं। अगर हम कहें कि इसी को पलट दीजिए, तो पलट के कैसे लिखिएगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ से DB बटा AD बराबर में EC बटा AE, ये ना हो जाएगा पलटने पे। अब क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर चलिए, तो एक जोड़िएगा तो यहाँ से DB बटा AD प्लस 1 और EC बटा AE प्लस 1, या एलसीएम लीजिएगा AD, है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे DB प्लस AD, और यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे है आपका AE, तो यहाँ आ जाएगा EC प्लस AE, ठीक है। अब देखिए ये DB और AD मिलके AB हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AB बटा में AD और बराबर में उसी तरह EC और AE, ये मिलके क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, AC बटा में AE। तो इसी को आप फिर पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा AD बटा AB और बराबर में AE बटा AC, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इधर जो अनुपात लेंगे ना वही अनुपात आप इधर भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC, यही ले सकते हैं आप। AD बटा AB तो इधर ले लेंगे AE बटा AC, इधर लेंगे DB बटा AB तो यहाँ लेंगे EC बटा AC। समझ गए ना। इस प्रमेय से हमने क्या सीखा
यही सीखा कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC और इनकी दो भुजाओं के है ना, दो भुजाओं के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरे भुजा के समांतर हो, यानी कि DE समांतर हो BC के, तो आप इनके अन्य दो भुजाएं जो होंगी एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, या हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटा AB बराबर में AE बटा AC। यानी जो चाहे आप लिख सकते हैं, इधर जो अनुपात लीजिएगा वही अनुपात इधर लीजिएगा जब ये समांतर हो। और ये कैसे होता है, तो थेल्स प्रमेय से, यानी कि BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, चलिए अगला प्रमेय देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का विलोम। ठीक है, या थेल्स का भी विलोम कहा जाता है, थेल्स प्रमेय का विलोम इसी का उल्टा है, थेल्स का ही ये उल्टा है। चलिए देखिए प्रमेय क्या कहता है, इसको समझते हैं। कह रहे यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरे भुजा के समांतर होती है। दिख रहा है ना, उसी का उल्टा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक, है ना, ये एक त्रिभुज है क्या, अब इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम कुछ देते हैं AB और AC। ठीक है, ABC त्रिभुज। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लीजिए यहाँ एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा का नाम है, क्या नाम दे दिया जाए, DE नाम दिया जाए, DE। ये क्या कर रहा है कि इसको एक ही अनुपात में, AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो साबित करना ना कि ये तीसरे भुजा के समांतर होगी, यानी कि ये जो DE है BC के समांतर होगी। ये जो DE है ये क्या होना चाहिए, BC के समांतर होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। चलिए तो इसको बनाया जाए। तो सबसे पहले लिखिएगा, दिया है क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पे D और E, या क्या है, D तथा E है ना, D तथा E किस पे, तो क्रमशः AB तथा AC पर स्थित बिंदु है। और ये क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये D जो रेखा खींची जा रही है, D और E को मिलाते है ना, इन दोनों बिंदु को मिलाकर ये जो रेखा खींची गई है, ये जो है इनके भुजाओं को जब एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, ये दिया हुआ है, यानी कि AD बटा में DB बराबर कह रहा है AE बटा में EC। फिर से देख लीजिए, यहाँ कह नहीं रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, देख रहे हैं ना, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि वे तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि ये जो DE है ना, DE ये समांतर है BC के। देखिए आपके थेल्स प्रमेय में क्या होता था, ये दिया था यहाँ पे और साबित करना था इसको, अब यहाँ उल्टा हो जा रहा है उसका। ठीक है, चलिए तो इसीलिए इसे थेल्स का विलोम कहते हैं। रचना, इसमें रचना क्या करेंगे उसको समझिए। हम लोग क्या लिखेंगे कि एक लिखेंगे कि DE डैश समांतर BC खींचे, DE डैश समांतर BC खींचे, जहां E डैश AC पर स्थित है, चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं E डैश। ये E डैश एक पॉइंट है और हम लोग यहाँ से ये DE डैश को मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, DE डैश को मिला देते हैं। ठीक है, DE डैश को मिला दिए। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ समांतर किए हैं, ये DE डैश समांतर है BC के। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखा जाए। प्रमाण आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, ये चीज आपके पास दिया है।
दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि DE डैश समांतर है BC के, ये कैसे है? आपके रचना से है, रचना से, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं? जब DE डैश समांतर है BC के, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर में AE डैश बटा में E डैश C, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लीजिए। क्यों हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है थेल्स प्रमेय से। अभी आपने पिछले प्रमेय में देखा था ना कि जब ये समांतर हो रहा है तो इनका अनुपात तो बराबर होगा ना। चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ देखिए AD बटा DB यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? AE बटा EC बराबर हो जाएगा AE डैश बटा E डैश C, ठीक है। देखिए AE बटा EC AE डैश बटा E डैश C के बराबर होने का तात्पर्य है ये E डैश और E जो है ना एक ही जगह पर स्थित है, यानी कि संपाती है। क्या लिख सकते हैं? इसलिए E तथा E डैश संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पर स्थित है, ठीक है। ये दोनों एक ही जगह पर स्थित है। क्लियर हो गया? E और E डैश क्या है? एक ही जगह पर स्थित है। अच्छा, जब एक ही जगह पर स्थित है और चूंकि आप दिखा चुके हैं रचना में कि DE डैश समांतर है किसके? BC के, ये रचना से आप दिखाए थे, रचना से, तो आप E डैश की जगह E भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इसलिए DE समांतर हो जाएगा BC के, क्योंकि E और E डैश संपाती है, एक ही जगह के बिंदु है, यानी कि E डैश को हटाकर हम E भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ में आया है आपको? तो यहाँ से हम लोग जो 2 प्रमेय सीखे उससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? यही निकलता है कि थेल्स प्रमेय के द्वारा मान लीजिए कोई त्रिभुज दी गई होगी ABC, है ना, और इन 2 भुजाओं से होकर एक रेखा जा रही है। इस रेखा का नाम मान लेते हैं DE मान लेते हैं। तो हम लोग थेल्स प्रमेय में देखें, थेल्स प्रमेय से क्या देखें कि अगर DE समांतर दिया गया हो BC के, तब यहाँ आप कह सकते हैं AD बटा DB, है ना, बराबर AE बटा EC, या ये भी ले सकते हैं AD बटा AB बराबर में AE बटा AC। कहने मतलब जो अनुपात इधर लेंगे ना वही अनुपात आप इधर लेंगे। अब उसके बाद देखिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम जो प्रमेय था उससे क्या देखें कि अगर ये अनुपात बराबर दिया हो AD बटा DB या AE बटा EC, या ऐसे यही दिया हो AD बटा AB, ठीक है, और बराबर में AE बटा AC। कहने का मतलब कि ये दिया हो या ये दिया हो, कहने का मतलब जो अनुपात इधर लिया वही अनुपात इधर लेके अगर वो दोनों बराबर दिए होंगे तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप यहाँ पे DE समांतर BC ले सकते हैं। तो थेल्स के विलोम में उसी का उल्टा है कि अगर ये अनुपात बराबर दिए होंगे तो समांतर हो जाएंगी, या समांतर दिया होगा तो थेल्स प्रमेय से वो उनका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यही हम लोग इस वीडियो में यही अभी हम सीखे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें।